Hello everyone, this is September 2023 Vision IAS Current Affairs magazine and the first article is about Nari Shakti Vandan Act 2023. Recently अभी पार्लियामेंट ने 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इनेक्ट किया। इसके थ्रू अब से वुमेन को 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा इन द फील्ड ऑफ लोकसभा। हर एक राज्य के विधानसभा में दैट इज स्टेट असेंबली ऑफ एवरी स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली में, अर्थात इन तीनों जगह पे अब से ये इंश्योर होगा कि 33% सीट जो है वो मस्ट गोज टू वुमेन। ये प्रोविजंस हमने 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से किया। बट बिफोर गोइंग टू द एनालिसिस ऑफ दिस आर्टिकल, जस्ट फॉर रिवीजन पर्पसेस मेरे साथ रिकॉल कीजिए what is 105th Constitutional Amendment Act? What is 104th Constitutional Amendment Act? 103, 102, 101 and 100th Constitutional Amendment Act. 105th Constitutional Amendment Act पार्लियामेंट ने इंट्रोड्यूस किया बाय द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसमें ये प्रोविजंस किया कि स्टेट गवर्नमेंट जो है फिर से क्या कर सकता है, ओबीसी की लिस्ट को आइडेंटिफाई एंड प्रिपेयर कर सकता है। ये पावर को फिर से रिस्टोर किया गया स्टेट गवर्नमेंट के लिए। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020 में हमने इंट्रोड्यूस किया और इसके थ्रू हम जो है क्या रिजर्वेशन देते हैं टू एससी एंड एसटी इन लोकसभा एंड डिफरेंट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स। आपको यह लग रहा होगा ये प्रोविजंस तो ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था फ्रॉम इंडिपेंडेंस बाय द आर्टिकल ऑफ 330 एंड 332 में हम लोग जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी के लिए ये प्रोविजंस तो हमने ऑलरेडी किया है। तो लेकिन क्या था कि जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ये प्रोविजंस ओनली 10 ईयर्स के लिए हमने इनकॉर्पोरेट किया। बट उसमें एक प्रोविजन ये भी था कि हर 10 साल के बाद यदि पार्लियामेंट को लगे कि इसकी ज़रूरत है अभी भी रिजर्वेशन की, तो पार्लियामेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वो इसको फर्दर आगे कंटिन्यू कर सकता है। तो फ्रॉम 1950 से अभी तक ये कंटिन्यू है। तो इसी को जब 10 साल जब भी पूरा होता है तो पार्लियामेंट फिर से एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आती है। तो ये कॉर्पोरेशन हमने किया 104th से। 103rd जो कि 2019 में आया था, 2019 में आया था और इसमें हमने ये प्रोविजंस किया था 10% रिजर्वेशन टू दी EWS, मतलब फ्रॉम जनरल कास्ट में जो इकोनॉमिकली पुअर है उसके लिए हमने 10% रिजर्वेशन की प्रोविजंस की बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 103। 102 में हम ये इंट्रोड्यूस हुआ 2018 में और इसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया NCBC को, मतलब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया हमने। एंड 101st जो है ये काफ़ी हिस्टोरिक अमेंडमेंट एक्ट था जो कि 2017 में आया था और इसके थ्रू हमने GST को इंट्रोड्यूस किया। एंड आफ्टर दैट 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसमें मोदी गवर्नमेंट इनिशियली में ही आई थी जो कि 2015 में इंट्रोड्यूस किया और इसके थ्रू हमने क्या किया, अपनी जो इनक्लेव्स होती है, इनक्लेव्स क्या होता है कि एक टेरिटरी के अंदर में दूसरी टेरिटरी, तो इस तरह की कई सारी टेरिटरीज क्या थी बांग्लादेश बॉर्डर से हो रही थी, जिसमें कि मान लो ये इंडिया था और अंदर में बांग्लादेश का कुछ टेरिटरी था और कुछ इनक्लेव्स ऐसा था जो कि बाहर बांग्लादेश का था और अंदर में इंडियन टेरिटरी था। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो ऐसे इनक्लेव्स को हमने क्या किया, एक्सचेंज किया विद द बांग्लादेश और इसके लिए हमने इंट्रोड्यूस किया था 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एक और इसके 99th था जो कि काफ़ी हिस्टोरिक, ये भी मोदी गवर्नमेंट ने लाया था इन 2015 में ही, जिसमें कि इंट्रोड्यूस किया गया था NJAC, मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसके थ्रू पार्लियामेंट ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट जो है हम खुद से करेंगे एक पैनल बना के। बट सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बोला, रिजेक्ट कर दिया, बोला कि दिस इज़ द ये जुडिशियरी के इंडिपेंडेंस के लिए खतरा है कि यदि वहाँ पे एग्जीक्यूटिव का निर्णय होगा इसके अपॉइंटमेंट पे। सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। तो ये अभी तो नहीं है, डिलीटेड है और ये यहाँ पे था। अब हम लोग चलते हैं इस आर्टिकल पे और समझते हैं। तो सिंपल सी बात है, बहुत आसान भाषा में समझे तो यह आर्टिकल कहता है क्या कि 33% जो है सीट्स
उसे रिजर्व किया जाएगा वुमेन के लिए। कहाँ पे? तो लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पे वुमेन का रिजर्वेशन नहीं है। टेक्निकली आपको लगेगा कि अच्छा यहाँ पे भी रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन यदि ध्यान से आप सोचेंगे तो यहाँ पे जो राज्यसभा में जो मेंबर्स आते हैं, ये मेंबर्स कहाँ से आते हैं? तो डिफरेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से ही आते हैं। और जब इसके लिए हमने प्रोविजंस ऑलरेडी कर दिया, मतलब जब यहाँ पे यदि वुमेन आ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ से मेंबर को नॉमिनेट करके राज्यसभा के लिए भेजा जाएगा तो ऑलरेडी राज्यसभा में भी वुमेन देखने को मिलेगा। सो इसके लिए अलग प्रोविजन की जरूरत नहीं थी। और लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में नहीं होता है। जो बड़ी स्टेट है जैसे महाराष्ट्र है, बिहार है, तो वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो वैसे जगह पे भी सेम यहाँ पे भी राज्यसभा के तरह का फंक्शन होता है। तो यहाँ पे जो स्टेट असेंबली है उन्हीं के मेंबर को अपॉइंट किया जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। सो टेक्निकली इन दोनों जगह पे कोई ज़रूरत नहीं था रिजर्वेशन की, इसलिए इस अमेंडमेंट में इसकी प्रोविजंस भी नहीं है। बात यदि करें कि अब कैसे लोकसभा की तस्वीर बदलेगी, ये राज्यसभा का आर्टिकल उसमें ये बताता है क्या, टोटल एमपी अभी कितनी है? 543। बट आपको फिर से स्ट्राइक कर रहा होगा, हमने तो पढ़ा है टोटल लोकसभा के मेंबर्स की संख्या 545 है। जी हाँ, आप सही हैं, 545 था पहले, बट फिर से जब हमने 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया, जो भी आपसे हम लोग यहाँ पे समझ रहे थे, तो 104 में क्या था कि रिजर्वेशन फॉर SC ST। इसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रॉम इंडिपेंडेंस से एक रिजर्वेशन की कैटेगरी और इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें कि बोला था कि एंग्लो इंडियन को जो है उसके लिए 2 सीट जो है इन द लोकसभा में जो है उसके लिए वो रिजर्व करके रखा था, जहाँ पे कि 2 सीट नॉमिनेट किया जाएगा एंग्लो इंडियन पीपल को। वो पीपल जो ब्रिटिश मूल के हैं वो इंडिया में रह गए, तो उनके लिए हमने 2 सीट रिजर्व करके रखा था। बट इसी 104th में ही क्या किया गया, ये प्रोविजंस को डिलीट कर दिया गया, जो सालों से चलती आ रही थी, 70 साल से चलते आ रही थी इस प्रोविजन को। मतलब अब से एंग्लो इंडियन वाला प्रोविजंस हमने डिलीट कर दिया। सो डिलीट कर दिया तो सेम इज इलेक्टेड मेंबर होते हैं लोकसभा में 543 और 2 पीपल एंग्लो इंडियन, जिसका कि प्रोविजन अब तो ये डिलीट हो गया, तो मतलब मेरे पास बचा 543। सिंपल सा मैथमेटिक्स है। यहाँ पे यदि आप 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि 1/3 रिजर्वेशन हमने दिया है और 1/3 इज इक्वल टू 33%, दोनों सेम चीज़ है। सो 1/3 से आप इसको डिवाइड करते हैं तो क्लियरली 181 सीट होता है। इसका मतलब है नारी शक्ति वंदन कानून के बाद 181 महिला संसद होगी। ये हमने बात कर लिया। और थोड़ी सी 1-2 बातें यदि यहाँ पे से समझे, जो कि सारी पॉइंट इस आर्टिकल में भी मेंशन्ड है, अभी हम लोग इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं और समझते हैं। तो यहाँ क्या कहता है, क्या वुमेन को रिजर्वेशन कहाँ कहाँ था? तो हमने अभी तक कोई वुमेन के लिए स्पेशल रिजर्वेशन नहीं किया था मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में। बट जब हमने पहली बार लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लाया, दैट इज पंचायती राज अधिनियम और म्यूनसिपैलिटीज, तो वहाँ पे हमने 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फिर से किया 1992 में, जिसमें कि यहाँ पे भी सेम हमने क्या किया कि 33% सीट, दैट इज 1/3 सीट को रिजर्व किया किसके लिए? वुमेन के लिए इन P फॉर पंचायत, M फॉर म्यूनसिपैलिटीज में। अब इस एक्ट के थ्रू हमने वुमेन के लिए दायरा और बढ़ाया, तो लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में भी हमने कर दिया। सो सेकेंड पॉइंट, ये एक्ट कहता है क्या? रिजर्वेशन ओनली इन लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली। जैसा कि अभी हमने आपसे बात किया कि SC ST के लिए जब रिजर्वेशन लाया गया था तो वो ओनली 10 साल के लिए था, तो वुमेन के लिए भी जो हमने लाया है ये भी इंडेफिनिट पीरियड के लिए नहीं है। इसकी टाइम पीरियड कितनी है? 15 ईयर्स, 15 साल है। 15 साल के बाद यदि पार्लियामेंट को लगेगा कि वुमेन की रिप्रेजेंटेशन अच्छी खासी हो गई है तो इस एक्ट को वही समाप्त कर दिया जाएगा। बट लगेगा कि अभी भी जरूरत है तो फिर से ये कंटिन्यू रहेगा। सेम बोला है क्या? रिजर्वेशन ओनली फॉर 15 ईयर्स एंड पार्लियामेंट बाय लॉ कैन एक्सटेंड और पीरियोडिक रोटेशन ऑफ सीट्स बाय डिलिमिटेशन कमीशन। हमारे इंडिया में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है, जैसे आप जहां भी रहते हो तो आपका एक MP होता है
उस एमपी का एक सर्टेन दायरा होता है कि आपका लोकसभा क्षेत्र ये है। ये कौन तय करता है? तो ये तय करते हैं हमारे डिलिमिटेशन कमीशन। तो यही डिलिमिटेशन कमीशन ये डिक्लेयर करेगा कि मान लो ये पार्टिकुलर स्टेट यदि यूपी है तो यूपी का ये वाला जो मान लो टेरिटरी होगा, ये वाला जो आपको विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र होगा, तो ये वुमेन के लिए होगा। तो यदि मान लो इस लोकसभा जो अभी अब इलेक्शन होगा 2023 में, यदि यहाँ से वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स को खड़ा किया गया तो अगले साल क्या होगा, वुमेन के लिए ये सीट यहाँ नहीं रहेगा, मे भी हो सकता है वुमेन को इस जगह से वुमेन के का रिजर्व कर दिया जाए। तो यही बोल रहा है पीरियोडिक रोटेशन भी होते चलेगा। जस्ट फॉर रिवीजन पर्पसेस फिर से जो हमने भी बताया था कि अभी भी क्या इससे पहले रिजर्वेशन था लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर में? जी हाँ था। तो आर्टिकल 330 में ये कहता है क्या, रिजर्वेशन ऑफ सीट होगा किसके लिए? एससी और एसटी के लिए इन लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। और 332 कहता है क्या, 330 कहता है रिजर्वेशन होगा लोकसभा में, और 332 कहता है कि हर एक राज्य के लेजिस्लेटिव असेंबली में भी क्या होगा, रिजर्वेशन होगा। किसके लिए? एससी एंड एसटी के लिए। नंबर ऑफ सीट कितनी होगी? जैसे कि यहाँ पे तो आपने देखा कि 33% का क्राइटेरिया इसमें फॉलो हमने कर लिया, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई परसेंटेज नहीं बताया गया था कि एससी एसटी के लिए कितना रहेगा। तो सिंपली बोला गया क्या, डिलिमिटेशन कमीशन एज पर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जितनी जिस क्षेत्र में जितनी आबादी होगी उसके अकॉर्डिंग वो सीट का डिसीजन ले लेंगे। हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रेजेंटली आप पूछे कि टोटल कितनी सीट रिजर्व है, तो एससी एसटी के लिए टोटल 131 सीट अभी तक के डेटा के अकॉर्डिंग, मतलब 2022, आज ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रही है 26 अक्टूबर 2022, तो इस समय तक 131 सीट रिजर्व है एससी एंड एसटी के लिए। और ये पीरियड जो हमने बात किया था 10 साल के लिए था, लेकिन टाइम टू टाइम बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमने इसे एक्सटेंड करते चला गया। सो फाइनली ये मोटा मोटी मेन प्रोविजंस था इस आर्टिकल का, इतना ही है। दिस इज डन। यदि टोटल अब एक सी सेट का प्रैक्टिस करते हैं, आइए हम लोग मिलके थोड़ा देखते हैं मैथमेटिक्स। टोटल सीट हमने क्या बात किया, लोकसभा में कितनी थी? 543 अब है। इस 543 में आपने क्या देखा कि एससी एसटी के लिए कितना है? 131, और वुमेन के लिए हमने डाला 181। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है, जो दो मेन क्लाउज है इस आर्टिकल में जो समझना है कि ये बोला गया क्या है। जब इस आर्टिकल को अब हम लोग पढ़ते हैं और यहाँ से समझते हैं, ये दो लाइन पे आप थोड़ा डीप आप फोकस करना है आपको। एक तो ये लाइन एंड सेकेंड वन इज दिस लाइन। आते हैं यहाँ पे, हमने इस बात को डिस्कस कर लिया, पार्लियामेंट ने पास किया 106। ये वाली हिस्ट्री बता दिया आपसे कि 1992 में वुमेन के लिए इंट्रोड्यूस कर दिया था ऑलरेडी। और उसके बाद काफ़ी समय से ये प्रयास चल रहा था कि वुमेन को मिलना चाहिए रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट के लोकसभा में, बट अभी तक नहीं कंसेंसस बन पाया था हर एक पार्टी में। अभी प्रेजेंटली बन गया। तो ये हिस्ट्री है कि इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा था। तो इसके लिए हमने क्या क्या आर्टिकल अमेंड किया और क्या इंट्रोड्यूस किया ये 33% रिजर्वेशन देने के लिए, तो उसे समझिए। अभी यदि इस पॉइंट को आप समझे होंगे तो आपको समझना बिल्कुल केक वॉक लगेगा, क्योंकि आप इसको जस्ट करंट अफेयर्स को रटना नहीं है, लॉजिकली समझ लेते हैं यहाँ से। अमेंड किसको किया? तो आर्टिकल 239AA। इसे याद हालांकि करने की जरूरत नहीं, बट स्टिल आप समझ जाएंगे। आपने क्या देखा कि थर्ड प्रोविजंस ये है कि लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली में भी रिजर्वेशन दे रहे हैं, और दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली की सारी प्रोविजंस जो है इसी आर्टिकल में दिया गया है 239A में। तो ऑब्वियस सी बात यहीं पे करेंगे। तो ये कहाँ पे 1/3 सीट रिजर्व कर दिया लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली में, दैट इज ये हो गया। तो इस आर्टिकल को अमेंड कर दिया। उसके बाद हमने आर्टिकल ऐड किया, इसमें डाला, इससे पहले नहीं था। तो आपसे हमने अभी भी बात किया कि 330 आर्टिकल बात करता है रिजर्वेशन ऑफ एससी इन द लोकसभा। हमें मान लो वुमेन के लिए रिजर्वेशन देना है, तो इसी को जस्ट इसी जगह पे एक ऐड कर देते हैं आर्टिकल को। क्यों, किधर हम जाएंगे फालतू का खोजने के लिए। तो सेम हमारे एक्ट मेकर ने भी किया कि 330A ला दिया, और इसमें बोला 1/3 सीट रिजर्व रहेगा वुमेन के लिए इन द लोकसभा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने अभी बोला आपको। ये लाइन बहुत ध्यान से यहाँ से समझना है कि ये लाइन क्या कह रहा है कि रिजर्वेशन जो 1/3 सीट होगा वुमेन के लिए, वो टोटल नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर एससी एसटी। मतलब क्या कि हमने जो एससी एसटी के लिए जो रिजर्वेशन दिया है ना,
उसमें भी वुमेन को 33% मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि SC/ST का मतलब एक अलग कैलकुलेशन होगा। बहुत आसानी से समझिए, ऐसे समझते हैं कि हमने जो अभी तक बात किया कि 131 सीट जो ये SC/ST को है, तो क्या ये सिर्फ मेल के लिए है? नहीं। अब बोला क्या, ये तो हमने वर्टिकली डिसाइड कर दिया 131 इसको मिलेगा, तो इस 131 में तुम ये डिसाइड कर लो कि इसमें भी 1/3 वुमेन होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि वुमेन को अब फिर अलग हम देंगे। तो 131 में यदि 1/3 इसका कैलकुलेशन आप करते हैं तो 43 वुमेन यहाँ से आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल वुमेन कितना चाहिए था? हमें टोटल वुमेन चाहिए था 181। इस 181 में 43 हम किससे ले लिए? SC/ST से वुमेन ले लिए। अब बचा 138 वुमेन। तो ये 138 वुमेन फ्रॉम ऑल रिजर्व कैटेगरी जो भी है, चाहे जनरल हो OBC हो, उससे आ जाएगा। तो टोटल हमारे पास 543 सीट था। वुमेन कितना हो गया? 131 हो गया जनरल लिस्ट से वुमेन, और 131 प्लस 138 रिमेनिंग बचा वुमेन ऑल कास्ट से। तो टोटल यदि 543 सीट है तो ये अभी 269 सीट रिजर्व्ड है। इस रिजर्व सीट में वुमेन हो गई, SC हो गया एंड ST हो गया। फाइनली 274 जो है नॉन रिजर्व सीट है टोटल इन द लोकसभा। ये हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ये चीज़ को डिस्कस किया। कुछ और पॉइंट है डिस्कस करने के लिए? नथिंग। हाँ, यदि आपको ये समझना है कि लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ 543 अभी है, तो ये कहाँ से हम ये कैसे जानते हैं इतनी सीट होगी? तो हमारे पास एक एक्ट है RPA, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950। उसमें ये प्रोविजंस है कि लोकसभा की सीट प्रेजेंटली 543 होगी, और राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ 238 प्लस 12, ये 12 होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरी, चाहे स्पोर्ट्स हो, फिल्म मेकिंग हो, डिफरेंट जगह से, और 238 होगी जो कि इलेक्टेड होगा। और ये कहाँ से पता चलता है कि हमें इतना सीट का स्ट्रेंथ होगा? तो इसका प्रोविजन है 4th शेड्यूल में। 4th शेड्यूल में सीटों का बंटवारा, जैसा कि आप पढ़ते हैं। प्रेजेंट में क्या हाल है? तो 238 में ओनली 233 सीट है, जिसमें अभी राज्यसभा के सांसद हैं, और 12 नॉमिनेटेड तो हैं ही, तो टोटल अभी 245 है। ये बस नॉलेज के लिए था। चलते हैं बैक टू आर्टिकल। सेम इसको भी डिस्कस कर लिया हमने कि लेजिस्लेटिव असेंबली में भी जो टोटल सीट जो SC/ST को मिला है, तो उसमें से भी 33% सीट वुमेन को हटा दीजिए, तब बाकी जो है SC/ST, हाँ वो वुमेन जो उस लिस्ट में रहेगी वो SC/ST से ही रहेगी। यहाँ पे भी टोटल सीट में से जो हमने 1/3 सीट देना है, तो जितना SC/ST को मिला है उसी कैटेगरी के वुमेन को दे देंगे उसी लिस्ट से, जिसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। नेक्स्ट कहता है क्या? आर्टिकल हमने 334A इंट्रोड्यूस किया, और ये पॉइंट में ही सारा ये कंडीशंस बताया कि ये कब से लागू होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अभी मान लो ये एक्ट बनाया हमने, आज जाके वुमेन बोलेगी कि हमको अभी से रिजर्वेशन दीजिए। बोला कि नहीं, जब नेक्स्ट डिलिमिटेशन होगा जो कि नेक्स्ट इलेक्शन में होगा, तो उस समय से क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, आ जाएगा आपको इफेक्ट में। सो प्रोविजंस ऑफ दिस सेल कम इनटू इफेक्ट आफ्टर डिलिमिटेशन आफ्टर द फर्स्ट सेंसस टेकन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। इसके बाद जो फर्स्ट सेंसस होगा उसके बाद से ये एक्ट लागू होगा। सनसेट क्लाउज है, मतलब क्या, 15 साल के लिए ही है। उसके बाद यदि पार्लियामेंट को लगेगा तो एक्सटेंड किया जाएगा। पीरियोडिक रोटेशन ऑफ सीट होगा। और उसके बाद कहता है क्या, सेम चीज जो हमने बात किया कि प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल नॉट अफेक्ट एनी रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा अंटिल देयर डिसोल्यूशन। और जब तक ये लोकसभा भंग नहीं हो जाता है, खत्म नहीं हो जाता है, तब तक अभी रिजर्वेशन नहीं देंगे, क्योंकि ये बीच में कैसे लाएंगे, ये पीरियड खत्म होगा, नेक्स्ट बार से देगा। अब बात समझते हैं क्या इसकी नीड क्या थी, नीड, और उसके बाद इसका कंसर्न क्या है और वे फॉरवर्ड। तो जल्दी से देखते हैं। नीड ये था क्या, अभी तक देखा गया बहुत ही कम जो है वुमेन का रिप्रेजेंटेशन देखा गया लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर में। लोकसभा में ओनली प्रेजेंटली 14% वुमेन है, जो कि बहुत ही सही नहीं है। एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की तो हालात और ख़राब है, जहाँ पे कि ओनली 8% वुमेन है। तो मतलब वुमेन का अंडर रिप्रेजेंटेशन था। और कहता है क्या, अकॉर्डिंग टू इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन इंडिया हैज़ फ्यूअर परसेंटेज ऑफ वुमेन इन द लोअर हाउस देन इट्स नेबर। मतलब हमारे यहाँ इतनी कम वुमेन है, इवन हमसे अच्छा नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश है, जहाँ पे कि हमसे अधिक वुमेन जो है लॉ मेकिंग में वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है।
एंड उसके बाद हमारा परफॉर्मेंस कहता है काफ़ी पुअर है इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, मतलब 146 देश में हमारे स्थान 127 है इन द जेंडर गैप में। सो वुमेन का आना जरूरी है, इसलिए ये एक्ट लाया गया। उसके बाद कहता है क्या, पेट्रियार्कल नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, हमारा सोसाइटी उस तरह से पेट्रियार्की है जहाँ पे कि मेन का प्रेफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। सो कहता है क्या, तो जब जहाँ पे जिस सोसाइटी में कोई भी आदमी यदि पीछे हो तो आपको अफर्मेटिव एक्शन करना होगा ताकि उसे एक इक्वल स्टेज मिल पाए, तब तो फाइट बराबर की होगी। सो अफर्मेटिव एक्शन जरूरी था। नेक्स्ट, जेंडर सेंसिटाइजेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। मतलब क्या कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज इसेंशियल टू एड्रेस प्रॉब्लम्स लाइक, यदि कहीं पे मान लो ये देखा गया कि वुमेन का प्रेजेंटेशन उस जगह में जरूरी है यदि जहाँ पे मान लो वुमेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो, इंक्रीजिंग क्राइम रेट्स अगेंस्ट वुमेन, चाहे वो फीमेल को कम पैसे मिलते हो, लोअर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हो, उन जगह पे यदि वुमेन रहेगी लॉ मेकिंग में तो वो थोड़ा अधिक अच्छे से सोच पाएगी। नेक्स्ट कहता है क्या, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये हम थ्योरी बेसिस पे बोल रहे हैं, हमारे पास एविडेंस भी है कि जब ये देखा गया कि जब हमने वुमेन को रिप्रेजेंटेशन दिया 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, तब ये देखा गया कि जिस जिस पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ में वुमेन हेड थी उसमें ये देखा गया कि उसका रिपोर्ट काफ़ी अच्छा आया, वहाँ पे प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा हुआ, डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हुआ। तो यही कहता है क्या, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफैम इंडिया, रिजर्वेशन फॉर वुमेन एट लोकल लेवल लेड टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द, क्या चीज़ में इंक्रीज हुआ, क्राइम की रिपोर्टिंग जो है इंक्रीज हुई, एक्सेस हुआ बेसिक एम्यूनिटीज का लाइक ड्रिंकिंग वाटर, स्कूल एटसेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है क्या, नजिंग वुमेन लेड डेवलपमेंट, इट कैन इनेबल ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इन पॉलिसी मेकिंग एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल। वुमेन आगे आएगी, उसकी पार्टिसिपेशन बढ़ेगी, ये देश के लिए अच्छा होगा। कंसर्न्स क्या बात करता है, कंसर्न्स फर्स्ट कहता है क्या, यह अगेंस्ट इनइक्वालिटी हो गया। मतलब क्या कि आप किसी को 33% रिजर्वेशन दे रहे हो तो लेस सीट बचता है जनरल के लिए, मतलब नॉन रिजर्व सीट। लेकिन ये फालतू सी बात है। यदि ऐसी बात, ये जब भी हम इन इक्वलिटी को जब आप पढ़ेंगे आर्टिकल 14 में, तो वहाँ पे कहता है क्या, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो यदि कोई सेक्शन बहुत पीछे है तो उसको बराबर लाने के लिए तब तो इक्वलिटी तब होगी जब सब एक लाइन पे खड़े हो। एक आदमी यहाँ पे रेस में है और एक आदमी यहाँ से है, दोनों के लिए फिनिशिंग लाइन एक कैसे हो सकता है। सो दिस इज नॉट द करेक्ट पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी, बाकी आप देख लेंगे। पता है क्या, इससे इम्पैक्ट ऑन वोटर्स चॉइस होगा। हाँ, ये पॉइंट कह सकते हैं। मान लो आपको वोटिंग करने जाना है, आप देख रहे हैं कि वहाँ पे आप सिर्फ वुमेन कैंडिडेट को ही वोट कर सकते हैं, बट यू डोंट लाइक देम, सो यहाँ पे आपकी चॉइस कम हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे सिर्फ वुमेन कैंडिडेट ही है। नॉन होमोजीनियस ग्रुप, मतलब क्या, वुमेन आर, तो कहता है क्या, अभी तक जो रिजर्वेशन की पॉलिसी हम लोग अपनाते थे तो वो ये मानते थे कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन हो या जो सोशली और जो एजुकेशनली बैकवर्ड हो उसे हम रिजर्वेशन देते थे। लेकिन यहाँ तो ये कोई होमोजीनियस ग्रुप ही नहीं है, यहाँ पे तो हर कैटेगरी, हर तरह के लोग हैं। वुमेन मान लो कोई डिफरेंट कास्ट से हैं, हर कास्ट के वुमेन को रिजर्वेशन दे दिया, तो यह नॉन होमोजीनियस ग्रुप को हम रिजर्वेशन दे रहे हैं। सो ये एक अलग पर्सपेक्टिव है सोचने का। बट लेट्स सी, कहता है लेस इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। कहता है क्या, देयर आर कि इससे बड़ा बड़ा भी इशू हमारे पास था अभी, तो इससे अधिक ये अच्छा होता कि यदि हम लोग ये देखते, पहले लार्जर इशू हमारे पास था कि जैसे कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, हाईएस्ट क्रिमिनल्स हमारे अभी कहाँ पे हैं, पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, तो उनके लिए कुछ लॉ लाना चाहिए था। इंटरनल डेमोक्रेसी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सही नहीं है। आप देखेंगे जैसे मान लो कोई भी पार्टी है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, उसकी इंटरनल डेमोक्रेसी में कितनी वुमेन है, तो वहाँ के लिए कोई प्रोविजंस नहीं है, एटसेट्रा माइट एक्ट इम्पेडिमेंट टू द पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। सिर्फ आप हायर जगह पे, मतलब ये फाइनल सीट पे तो आप बोल रहे हैं कि हाँ वुमेन यहाँ पे आएगी, लेकिन आप ये देखें कि आपकी जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ है वहाँ पे वुमेन का क्या हाल है, इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टी की क्या है, यहाँ पे क्रिमिनल्स को अधिक तवज्जो दिया जाता है। सो डिफरेंट दिस। नेक्स्ट कहता है डिस्पैरिटी अक्रॉस स्टेट। मतलब क्या कि कहता है कि जो इससे पहले जो बिल लाया गया था ना, 2008 में जो बिल आया था, उसमें ये प्रोविजंस था। मान लो हमारे पास जितने स्टेट हैं, हमें ये पता है कि 33% सीट वुमेन को देना है, तो कहता है कि जितनी भी स्टेट है ना, मान लो हमारे इंडिया में,
हर स्टेट में ये फिक्स कर दीजिए कि उसमें से भी 1/3 सीट जाएगा, मतलब इस स्टेट से इतना वुमेन, इस स्टेट से इतना वुमेन, इस स्टेट से, इस स्टेट से। लेकिन अभी के प्रेजेंट एक्ट में क्या है, ओवरऑल कहता है क्या, यदि हमारे इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं, इस स्टेट से कंबाइंडली कितना परसेंट हमें चाहिए वुमेन, 33%, मतलब इतना परसेंट लोकसभा में जाएगी। तो बट लेकिन क्या आप इससे ये इंश्योर कर पा रहे हैं कि यदि यूपी से मान लो कि 5 ही वुमेन जाए और बिहार से मान लो कितना चला गया, 20 वुमेन चला गया, इसमें कैसे आप ये बताएंगे कि किस स्टेट से कितना वुमेन जाना चाहिए? ये तो आपने बताया नहीं। हो सकता है इसमें कि किसी स्टेट से आपको मन करेगा कि वुमेन हो ही नहीं, तो फिर तो ये प्रोविजंस इसमें नहीं है। ये सिंपली बात करता है क्या, 1/3 सीट वुमेन होना चाहिए, बट किस स्टेट से कितना हो इसकी कोई चर्चा नहीं है। रोटेशन ऑफ सीट कहता है क्या कि दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द रोटेशन ऑफ सीट्स आफ्टर एवरी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज एज अगेंस्ट आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन टू द पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये कह रहा है क्या, रोटेशन ऑफ सीट कब होगा, जब डिलिमिटेशन कमीशन क्या करेगा, बाउंड्री को चेंज करेगा, अलग डिलिमिटेशन कमीशन आएगा। लेकिन हमारे यहाँ अभी तो देखा गया है, एक बार डिलिमिटेशन बैठा तो 15 साल के बाद फिर से डिलिमिटेशन होगा। तो लेकिन इसके बीच में तो 3 लोकसभा इलेक्शन या स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन हो जाएगा, तो इस समय तक क्या होगा, सीट चेंज नहीं होगा। सो ये भी एक कंसर्न है। और ये बात करता है क्या, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन नहीं दिया गया, बट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मी जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी ये वहीं से आएंगी वुमेन। जब आप इनिशियली में ही दे दिए तो ऑटोमेटिकली वो पहुंच ही जाएंगी। वे फॉरवर्ड में कहता है क्या, बस ये पॉइंट जो था कि डिलिमिटेशन का, इसके लिए वे फॉरवर्ड बना दिया कि ये टाइमली क्या हो, डिलिमिटेशन होनी चाहिए। सेंसस डाटा एंड डिलिमिटेशन एक्सरसाइज शुड बी डन टू इंश्योर टाइमली इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। एंड नेक्स्ट कहता है क्या, कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप ऑफ वुमेन होनी चाहिए, ताकि वो बेहतर तरीके से देश को रिप्रेजेंट कर पाए। सो दिस इज द आर्टिकल। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में। 1 मिनट के लिए एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस मंथ से थोड़ी सी चेंज किया है हमने अपने मॉडल में। मतलब क्या, इससे पहले क्या था कि हम एक सेक्शन में कंटिन्यू आर्टिकल को रखते थे, बट अब हमने सोचा है क्या कि 1 वीडियो में 1 आर्टिकल डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट आर्टिकल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा 1.2, 1.3, इस तरह से नेमिंग भी होगा वीडियो में और प्लेलिस्ट बना रहेगा। आप जब जाएंगे सितंबर मंथ की करंट अफेयर्स सीरीज़ में तो आपको टोटल वीडियो दिख जाएगा, आप वहाँ से फिर से हर वीडियो को एक्सेस करके आप मैगजीन पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।